हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे खासे हो? घर पे आराम से रहो, तसल्ली से रहो, ज़्यादा मस्ती मत करा करो, बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा परेशान नहीं करना। हाँ, और जो मेरी तरह खाली बैठे उनको तो बिल्कुल मत परेशान करना, जल्दी से सिर गर्म हो जाता है उनका। ऑलराइट, चलिए आप सभी अपना ध्यान रखें बच्चों, अच्छे से रहें और सभी बड़ों का आदर करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। हमारी संस्कृति की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, उनको सदैव अपने दिमाग में, अपने जहन में और अपने दिल में रखो बच्चों। उनका आदर करोगे तभी जा कर के कुछ अच्छा कर पाओगे। बड़ों का आशीष जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलिए, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा और टॉपिक है वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। चलिए, ये कौन सी धारा है? ये आप वाली धारा है। आप वाली धारा मतलब आप जैसी है, ऐसा मान करके चलो। मतलब आप क्लास में बैठते हो, टीचर पढ़ा रहा होता है, लगातार बोर्ड पे लिखता जाता है, बोलता जाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और आप अपनी गर्दन ला रहे हो। दिमाग में जा कुछ नहीं रहा है, तुम्हारे में कार्य कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तुम वैसे के वैसे सन्नाटे में पड़े हुए हो। लेकिन मुंडी हिला दी कि हाँ बस मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा तुम्हारे। तो ये ऐसी धारा है, ये परिपथ में बहती तो है लेकिन इससे परिपथ को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, या फिर इससे किसी प्रकार की शक्ति हानि नहीं हो रही है। ऐसी धारा को कौन सी धारा बोलते हैं? वाटहीन धारा बोलते हैं। परिपथ में बहती तो है लेकिन इससे कोई कार्य पर या फिर शक्ति में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, ये वाटहीन धारा है। समझे, है ना? मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए होगे तुम। चलिए, अब ये वाटहीन धारा आई कहाँ से भाई? ऐसी भी धारा का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हाँ परिपथ में बह रही है लेकिन शक्ति हानि नहीं हो रही। भाई शक्ति तो होगी, है ना, P बराबर V इंटू आई। तो बच्चों, शक्ति हानि का जो कॉन्सेप्ट है वो DC के अंदर होता है। दिष्ट दिष्ट परिपथ जो होता है ना, जिनके अंदर बैटरी लगी हुई होती है, प्रतिरोध होता है, वहाँ पे शक्ति हानि होगी 100% होगी, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, ठीक है। हालांकि शक्ति हानि तो कोई सा ही परिपथ होगी, लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करते हैं बच्चों, तो फिर प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के घटक होना संभव है, और धारा का एक घटक ऐसा है जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, जिसके द्वारा शक्ति हानि होती है, उसे कार्यकारी धारा बोलते हैं। जबकि एक घटक ऐसा है जिसके कारण किसी प्रकार का कोई कार्य संपन्न नहीं होता, किसी प्रकार की कोई शक्ति हानि नहीं होती, उसे बोलते हैं वाटहीन धारा, शक्तिहीन धारा, ठीक है। दो घटक है, एक घटक कोसवाई वाला घटक है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, अभी लास्ट वाला ही वीडियो बनाया मैंने, 1/2 VM IM कोसवाई। ये जो धारा का घटक है ना, ये वाला कोस वाला है ना, कोस वाला जो कोसवाई वाला घटक है, ये कार्यकारी घटक हो बच्चों, इसके कारण शक्ति हानि होती है, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। एक और घटक है, कौन सा? आंसर है साइन फाई वाला। IM साइन फाई लिख दो या फिर IRMS साइन फाई लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस घटक के कारण, ये घटक होता है प्रत्यावर्ती परिपथ में, लेकिन इसके कारण किसी प्रकार का कोई शक्ति ह्रास नहीं होता, किसी प्रकार की शक्ति हानि नहीं होती, इसलिए इस घटक को कार्यहीन घटक या फिर शक्तिहीन घटक कहते हैं, वाटलेस, ठीक है। तो पता चल गया, कार्यहीन धारा, वाटहीन धारा पता चल गई। चलिए, तो अब इसको समझते हैं कि ये आया कैसे, हमें कैसे पता चला कि यही वो घटक है, ये वाला वो घटक नहीं है। हमने कैसे बोल दिया भाई कि ये साइन फाई वाला, क्या इससे बैर है भाई? है नहीं, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि वास्तविकता में यही वो घटक है जिसके कारण किसी प्रकार की शक्ति हानि नहीं हो रही है परिपथ में। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वाटहीन धारा। टॉपिक है हमारा वाटलेस करंट, वाटहीन धारा। और वाटहीन धारा का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली L परिपथ या C परिपथ से, है ना। आपने वहाँ देखा होगा L परिपथ के अंदर हम बोलते हैं कालांतर का मान π/2 होता है, और उसके कारण जो शक्ति हानि होती है P एवरेज, वो कितनी होती है? 0, क्योंकि शक्ति गुणांक ही 0 होता है।
ऐसा ही अगर C परिपथ भी होगा तो भी π/2 कालांतर, वही शक्ति हानि शून्य होगी। ठीक है, अगर LC परिपथ भी है तो भी शक्ति हानि शून्य होती है। ठीक, तो शक्ति हानि शून्य का मतलब क्या परिपथ में धारा नहीं बह रही थी? आंसर है धारा तो बह रही थी, लेकिन उस धारा के कारण किसी प्रकार की शक्ति हानि नहीं हुई, अतः उस धारा को क्या कहा गया? वाटहीन धारा कहा गया। तो हम बेसिक या फिर एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन बनाए तो हम बोलते हैं कि शुद्ध L अथवा शुद्ध C अथवा LC परिपथों में धारा प्रवाहित तो होती है, लेकिन इसके कारण किसी प्रकार का शक्ति ह्रास नहीं होता। अतः इन परिपथों में प्रवाहित धारा क्या होती है? वाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है, फिर आप नीचे लिख दो, क्यों भाई? क्योंकि कालांतर का मान π/2 होता है और शक्ति यानी जो होती है उसका फॉर्मूला हम कुछ ऐसा समझते हैं। ऐसा ही लिखूँ भाई, cos π/2 और उसका मान कितना आएगा? 0। आप इतना लिख सकते हैं। ये शुरुआती परिभाषा है और इसी से मोस्टली इस चीज़ को समझा भी जाता है कि वास्तविकता में वाटहीन धारा का कॉन्सेप्ट L और C परिपथ से ही आता है। जहाँ L और C प्रभावी हो जाते हैं ना परिपथ के अंदर, वहाँ वाटहीन धारा का कॉन्सेप्ट आना ही आना है। ठीक है, लेकिन जब हम LCR परिपथ की बात करें तब हम इस वाटहीन धारा को कैसे समझेंगे? ठीक है, तो हम बोलते हैं उस स्थिति में वाटहीन धारा वो होती है जो कि वोल्टता से, समझना इस चीज़ को, जो कि वोल्टता से है ना π/2 कोण पर होती है। ये ध्यान में रखना, किससे? वोल्टता से π/2 कोण पर होती है। चलो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। ये तो उतार लीजिए, ये सिंपल है, इस चीज़ को तो उतारें आप, जल्दी से इस चीज़ को उतार लीजिएगा कि L और C परिपथ में धारा प्रवाहित तो होती है, लेकिन इस धारा के कारण किसी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं होता अथवा किसी प्रकार की शक्ति क्षय नहीं होती। इसलिए इन परिपथों में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है या फिर शक्तिहीन धारा कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को उतारें आप। अब देखिए इसका डेरिवेशन है एक, और ये डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था लास्ट वाले वीडियो में। कॉन्सेप्ट वहीं से उठाऊंगा बच्चों। तो औसत शक्ति पता है आप सभी को कैसे निकालते हैं? यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं डेरिवेशन को इस बार कैसे करना है। राइट, तो हम सबसे पहले तात्क्षणिक शक्ति निकालेंगे। तात्क्षणिक शक्ति से ही औसत शक्ति को निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा, माना किसी समय स्मॉल t पर तात्क्षणिक वोल्टता तथा धारा निम्न
हाँ भाई क्या है, तो तात्क्षणिक वोल्टा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी और धारा Im साइन ओमेगा टी -5 लिख देता हूँ। लास्ट टाइम भी -5 किया था, मैं कह रहा हूँ आप प्लस का 5 करोगे तो भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, ऑल राइट। तो तात्क्षणिक शक्ति निकालें। अतः तात्क्षणिक शक्ति, और सभी को पता है P बराबर क्या होगा बच्चों, V इंटू आई होगा। Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये होगा Im साइन ओमेगा टी -5। फिर ये क्या होगा, Vm Im साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक तरीका तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर लिया था। वो डिस्कस क्या किया था अपन ने, इस समीकरण को 2/2 से गुणा किया था और काम किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, आज वाले पार्ट में हम क्या अलग करने वाले हैं, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ये शायद साइन a - b का फॉर्मूला है, इसे साइन a - b के फॉर्मूले में तोड़ो। क्या होगा भाई, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। लिखते हैं नहीं लिखते हैं, वो वाला काम करते हैं। चलिए, तो फिर हो जाएगा ये क्या, समझो, तो इसे लिखा जाएगा P बराबर, तात्क्षणिक की बात कर रहे हैं, Vm Im साइन ओमेगा टी और साइन, देखो अब इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लो। क्या, साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी, फिर कॉस बी मतलब कॉस फाई, माइनस का निशान, फिर कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी, फिर साइन बी मतलब साइन फाई। डन हो गया क्या, ये इतना ही था। गुणा कर सकते हो, गुणा करो, ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, Vm Im, देखना साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये यहाँ पर क्या, कोस फाई, माइनस यहाँ पे देखो Vm Im, फिर ये साइन ओमेगा टी और ये कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और इसी के साथ में एक पद आ रहा है साइन फाई। आ रहा है नहीं आ रहा, क्या करें, अभी तो इसको और सोल्व करते। इस वाले पद को 2/2 से गुणा करूंगा, देखना क्या फ़ायदा होगा। देखिए ये हो जाएगा Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस फाई, ठीक है, बीच में माइनस का निशान। फिर देखो यहाँ पर अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा Vm Im बटा क्या, 2, और इसे 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है क्या, चलिए, फिर यहाँ पर क्या बच गया, साइन फाई। डन है। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा है क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है ना, मैथमेटिकली तो यही होता है। तो मैं इसे कुछ ऐसा लिखूंगा, देखना, Vm Im कोस फाई को पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को बाद में लिख दूँ, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस Vm Im बटा 2, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन फाई तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या, ये रामायण तात्क्षणिक शक्ति की है। चलो एक और स्टेप बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा Vm Im कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस
Vm बटा 2 साइन फाई को इधर ले आओ, साइन फाई और साइन 2 ओमेगा टी। डन। ये है तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र बच्चों। ऐसा भी लिखा जा सकता है, लास्ट टाइम लिखा था वो भी सही था, अपन ने वहीं से काम कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, उसी को ही तो सॉल्व किया है मैथमेटिकली, और क्या किया है हमने। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है, अब समझो, अब है मेन रामायण। तो अब हमें इसका औसत निकालना है। ठीक, आप देखेंगे कि एक शक्ति के घटक में तो आई एम कोस फाई आ रहा है, एक शक्ति के घटक में आई एम साइन फाई आ रहा है। दो घटक है शक्ति के, इसे P1 मान लो, इसे आप P2 मान सकते हो। ठीक है, चाहे तो, अदरवाइज तो जो करना है वो तो करेंगे। तो हमने देखा औसत शक्ति, ठीक, औसत शक्ति क्या होगा, P एवरेज। और P एवरेज आप सभी को पता है क्या करते हैं भाई, P एवरेज के अंदर अरे समाकलन करते हैं शून्य से लेकर कैपिटल टी तक, किसका, PDT, और डिवाइडेड बाय कैपिटल टी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं ये 1 बटा कैपिटल टी तो बाहर रख लेता हूँ। चलिए समाकलन करो शून्य से लेकर कैपिटल टी और PDT, ये रहा P इतना बड़ा, क्या है भाई, तो हमने लिखा ब्रैकेट बनाओ भाई, Vm Im कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। ठीक है, dt तो बाद में लगाएंगे, ये भी तो पूरा लिख लें। और ये क्या, Vm Im बटा 2 साइन फाई और साइन 2 ओमेगा टी, और अब ब्रैकेट लगा करके क्या लगा दो, dt। यहाँ पे चालू किया था, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया, dt हो गया। अब ये dt जो है वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, दो अलग अलग पदों में इसको स्प्लिट कर दीजिए बच्चों। तो हमारे पास में क्या मिल रहा है वो समझिए। हालांकि नीचे एक स्टेप लिख सकता हूँ मैं, चलिए देखिएगा, 1 बटा टी तो चल ही रहा है, फिर समझना समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी, Vm Im कोस फाई और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक तो ये, फिर इसको किससे गुणा करें, dt से, बीच में माइनस का निशान, ये लो माइनस का निशान, वापस से समाकलन लगाओ शून्य से लेकर कहाँ तक, कैपिटल टी तक, क्योंकि अब समाकलन अलग अलग होना है। क्या भाई, Vm Im बटा 2, मैं बोलता जा रहा हूँ ऐसे बच्चों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मैं बोलता और जा रहा हूँ। साइन ओमेगा टी तो है ही, सॉरी साइन फाई तो है ही, और उसी के साथ में साइन 2 ओमेगा टी है। ये कितना है, 2 ओमेगा टी। देवताओं थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर साइन फाई है, यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी है, और उससे क्या गुणा होना चाहिए, dt। ठीक है, और ये फिर ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दो पद हो गए, एक ये पद है और एक ये पद है, थोड़ा समझिएगा। ये जो कोस फाई वाला इतना पद है ना, ये नियतमान है, समाकलन के दायरे से बाहर आ जाएगा। ये ऐसा का ऐसा, ये जो पद है ये भी समाकलन के दायरे से क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। पता चल रहा है क्या, ये नियतमान है, बस इसी का ही समाकलन होगा। ठीक, तो हमने क्या करना है, P एवरेज दो अलग अलग बार करेंगे, 1/t ब्रैकेट Vm Im कोस फाई को बाहर निकाला, समाकलन होगा शून्य से लेकर कैपिटल टी तक, किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। और मैं ये समाकलन आपको बता चुका हूँ कितना होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो, एक पूर्ण चक्र के लिए इनका मान होता है कैपिटल T/2। पता होना चाहिए आपको बच्चों। ठीक है, बीच में किसका निशान है, माइनस का, माइनस लगाया, फिर क्या, बाहर निकालो, Vm Im साइन फाई बटा 2 समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी और साइन 2 ओमेगा टी और dt। और साइन 2 ओमेगा टी एक आवर्त फलन है ना, और एक आवर्त फलन का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। पता है, ये नहीं है, पता चले तुम इसको बना दो, ये तो अलग चीज़ आ गई, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो समझने लायक बात है बच्चों। तुमने बोला कि साइन 2 ओमेगा टी जो है इसका समाकलन तो 0 होगा,
और ये अगर शून्य है तो इससे गुणा होगा तो पूरा शून्य। तो हमें ये पता चल रहा है कि शक्ति का वो घटक, ये वाला जिसमें धारा का साइन फाई वाला घटक आ रहा है, वो हमेशा शून्य होता है, जबकि जिसमें कोस फाई वाला घटक है उसके कारण किसी न किसी प्रकार की शक्ति हानि होगी, होगी नहीं होगी। चलिए, तो वहां से अपन को काम पता चला, पी एवरेज। पी एवरेज बराबर क्या, इसका तो एक T/2 लिख देता हूँ, तो ये होगा 1/T ब्रैकेट समझिएगा Vm Im कोस फाई इंटू T/2 इस पूरे का तो, और -0 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर ये गुणा करो, T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/2 Vm Im कोस फाई, ठीक है, ये निकाल लिया। लेकिन ये एक पद तो आया ना हमारे पास में यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट था, तो हमने लिखा, समझिएगा, उपरोक्त डेरिवेशन से स्पष्ट है कि शक्ति के जिस पद में Im साइन फाई धारा का घटक होता है, धारा का घटक होता है, उसके कारण शक्ति ह्रास कितना होता है बच्चों, शून्य होता है, या आप लिख सकते हैं औसत शक्ति ह्रास। औसत शक्ति ह्रास कितना होता है, शून्य होता है। अतः इस घटक को क्या कहते हैं, कार्यहीन घटक कहते हैं। अतः इस घटक को कार्यहीन वाटहीन धारा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटहीन धारा का सूत्र एग्जाम में आ जाए, तो आप या तो आप निकालें Im साइन फाई, या फिर आप निकालें क्या IRMS साइन फाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी टीचर को, कि क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है भाई। Im में √2 का भाग लगाओगे तभी तो IRMS साइन फाई आएगा, जो कि यहाँ से मिल सकता है। कैसे भी देखो, इस वाले फॉर्मेट को देखो, Vm/√2 Im/√2 साइन फाई लिख सकता हूँ क्या, Im/√2 तो IRMS लिखा जा सकता था, देखो तो मैं वही तो लिख रहा हूँ। तो या तो आप लिखें Im साइन फाई, या फिर आप लिखें IRMS साइन फाई, ठीक है। ये वाले जो घटक है ना, ये एक वाटहीन धारा या फिर कार्यहीन धारा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर इसी के आगे, ये तो हो गया वाटहीन धारा की परिभाषा पूरी हो गई। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं, तथा शक्ति के जिस घटक में Im कोस फाई भाग होता है, उसके कारण परिपथ में कुछ न कुछ मान में शक्ति ह्रास होता है, अतः इसे कार्यकारी धारा कहते हैं। इसको कौन सी धारा कहेंगे, ये लिखना, इस वाले को कौन सी बोलेंगे, कार्यकारी धारा, वर्किंग करंट, ठीक है। इसको कौन सी धारा लिखनी है, कार्यकारी धारा, जिसके कारण कुछ शक्ति हानि हो रही है, जिसके कारण कुछ शक्ति व्यय हो रहा है, जिसके कारण कुछ कार्य संपन्न हो रहा है, ठीक है ये बात, जिसके कारण पंखा चल रहा है। चलिए, ऑलराइट, तो ये समझ में आया, आ गया, ये ध्यान में रखो। तो डेरिवेशन करने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स कभी चेंज नहीं होती, ये ध्यान में रखेंगे अपन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे जल्दी से उतारे बच्चों। चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, बशर्ते आप इन्हें तसल्ली से समझें।
हो गया। चलिए अब इसका अगर एक ग्राफ बनाना हो, उतार लोगे ना ये? चलिए और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वैसे तो मैथमेटिक्स मुझे उम्मीद है आप सभी को इतनी आती है, अब आप बहुत होशियार हो गए हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। अब अगर मैं इसे ग्राफ में डालूँ, वाटहीन धारा को, वाटलेस करंट को अगर ग्राफ में डालूँ बच्चों, तो समझो इस चीज़ को। देखिए समझिए, ये जो है ना ये वाले, इसी के अंदर अपन अमूमन किसको प्रदर्शित करते हैं, तो आंसर है धारा यही होती है। और धारा से फाई कोण के ऊपर क्या होती है, वोल्टता होती है, आप सभी को पता है। Vm लिख दो या Vm LC RLC लिख दो, लेकिन परिणामी वोल्टता धारा से फाई कोण पर होती है। कौन से में? RL परिपथ में, RC परिपथ में और RLC परिपथ में। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये धारा है तो धारा का वोल्टता की दिशा में जो घटक है ना वो क्या है, Im cos फाई। अरे कोस वाला ही तो होगा ना, थीटा से कनेक्ट घटक। ठीक, तो हम बोलते हैं कि जो धारा का घटक वोल्टता के साथ में होता है उसके कारण तो शक्ति हानि है, लेकिन अगर धारा का घटक वोल्टता से 90 डिग्री पर, देखो इसका दूसरा घटक 90 डिग्री पे ये जाएगा क्या, Im sin फाई वाला। अरे फाई पे ये है तो इससे 90 डिग्री पे दूसरा घटक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, किससे? तो ये वोल्टता से आप देखेंगे कि Im sin फाई 90 डिग्री के पे है, इन दोनों के मध्य 90 डिग्री है। ठीक है, तो वोल्टता के सापेक्ष जब हम इसे देखते हैं तो इस घटक के कारण जो शक्ति हानि होती है वो शून्य होती है। तो हम बोलते हैं ये तो है कार्यहीन धारा, कार्यहीन या वाटहीन धारा। ठीक है, और ये वाली कौन सी है, कार्यकारी धारा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। डन, ऑलराइट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो चुका, ये इतना ही था बच्चों वाटहीन धारा का कॉन्सेप्ट। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और इस चीज़ को समझेंगे, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों चौक कुंडली। क्या है? चौक कुंडली। चौक कुंडली आप सभी को पता है, जो पुराने ट्यूबलाइट हुआ करती थी, पुरानी क्या नई में भी आती है लेकिन इफेक्टिव है। तो जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी ना उसमें चौक आया करता था, चौक कोयल अलग से बाहर लटकी हुई होती थी पुरानी वाली में, और हम उस चौक कोयल को चेंज कर देते थे तो ट्यूबलाइट जो वो जल्दी जल जाती थी या फिर ग्लो करने लग जाती थी। नहीं तो पुरानी वाली ट्यूबलाइट जपैक बंद, फिर जपैक फिर बंद, फिर जपैक फिर बंद, फिर एकदम जब 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 पूरा ग्लो करती थी। ऐसा कुछ ग्लो करने का मेथड था उनका। ठीक है, आजकल में तो ऑन करो ट्यूबलाइट जल जाती है। ठीक, तो वहाँ पे इफेक्टिव हो गई चौक कुंडली। चलिए, लेकिन ये होती क्या है, ये चौक कुंडली का मतलब क्या है? देखिए, चौक कुंडली वास्तविकता में वही काम करता है जो एक सामान्य प्रतिरोध करता है एक डीसी परिपथ में। डीसी परिपथ मतलब दृष्ट धारा वाले परिपथ में, जिसमें एक बैटरी और एक प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस शाखा में प्रतिरोध ज़्यादा होता है उस शाखा में धारा का मान कम हो जाता है। सीधी सी बात है। हम कह सकते हैं कि डीसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ प्रतिरोध जैसी युक्ति या धारा नियंत्रक जैसी युक्ति बनाते हैं, है ना। धारा को कम करना है, धारा नियंत्रक से प्रतिरोध को बढ़ा दिया। धारा को बढ़ाना है, धारा नियंत्रक की सहायता से प्रतिरोध को कम कर दिया। ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, धारा नियंत्रक होता है वहाँ, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए बच्चों कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक का
उपयोग किया जाता है। और धारा नियंत्रक वास्तविकता में एक तार है, बहुत लंबा तार है। तो तार की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार की लंबाई को घटाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा कम हो जाती है और प्रतिरोध घटने पर धारा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि सामान्यतः एक प्रतिरोधी है जो धारा को नियंत्रित करता है। लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि प्रतिरोध जो है उसके कारण उसके सिरों पर H=I² RT के तुल्य ऊष्मा हानि होती है। प्रतिरोध भी एक प्रभावी कारक है ऊष्मा हानि के लिए, है ना। हीट के रूप में भी ऊष्मा क्या होती है, एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है। हमें ये ऐसी तरीके की हीट नहीं चाहिए भाई। हम चाहते हैं कि हमारे घरों के तार हमेशा गर्म हुए भभकते हुए रहें, नहीं चाहते ना भाई। हम तो ये चाहते नहीं है कि हमारे घरों के तार गर्म हो, एक सामान्य टेम्परेचर पर रहे, हम ऐसा ही तो चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है बच्चों, तो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चोक कुंडली का। और ये चोक कुंडली कैसी होती है, ये धारा के मान को कम भी कर देती है ना, धारा के मान को कम भी कर देती है, नियंत्रित भी कर लेती है और ऊष्मा हानि भी नहीं होने देती। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊष्मा हानि को कम कर धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बताते हैं अभी ये कैसे काम करता है। देखिए, पहले मैं लिख देता हूं क्या करता है ये। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ये परिभाषा में ही लिखना है बच्चों, ठीक है, ये लाइन आनी चाहिए। अब चलो नियंत्रित कैसे करेंगे, हमें धारा के मान को कम करना है, कैसे करेंगे। चलिए, तो हमने धारा पढ़ा, व्हाट इज धारा, तो हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में ये होता है Vm/Z, या फिर मैं IRMS की बात करूं तो ये होगा VRMS/Z। डन हो गया। चलिए, हम संधारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुंडली की बात कर रहे हैं। Z जो है RL परिपथ ही मान लीजिए, तो RL परिपथ में Z क्या होगा, कुछ ऐसा VRMS/R² + XL², ऐसा ही होगा। ठीक, अब गौर कीजिए, मेरे को धारा का मान कम करना है, धारा का मान कम करना है तो Z का मान बढ़ाना है। अब Z के मान को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो R के मान को बढ़ाओ या XL के मान को बढ़ाओ। मैं बोलता हूँ अगर R के मान को बढ़ाऊंगा तो ऊष्मा हानि बढ़ जाएगी, तो छोड़ो, इस R को मत बढ़ाओ, R को क्या कर दो, कम कर दो। तो फिर किसको बढ़ाओ, XL को। XL क्या है, 2πfL है। तो यदि मैं किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ा दूं तो फिर उसका प्रेरणिक प्रतिघात भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ा तो फिर उसका Z भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिर धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा ही होगा, है सिंपल। चूंकि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, L को बढ़ा रहा हूँ, स्वप्रेरकत्व को बढ़ा रहा हूँ, तो स्वप्रेरकत्व वाले सर्किट के अंदर धारा और वोल्टा के बीच में कालांतर π/2, धारा और वोल्टा के बीच में कालांतर अगर π/2 है बच्चों, तो फिर शक्ति हानि 0। हालांकि इसमें 0 नहीं होगी लेकिन कम होगी। क्यों, क्योंकि आपने किसके मान को बढ़ाया, XL के मान को बढ़ाया। तो क्या हुआ, वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, R इस तरफ और XL ज़्यादा बना दो, ऐसा XL ऊपर बना दिया, तो फिर परिणामी फाई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फाई का मान बढ़ा ना बच्चों, फाई का मान बढ़ा तो कोस फाई घट गया, कोस फाई घट गया तो शक्ति हानि कम हो जाएगी। ठीक है, तो शक्ति ह्रास को कम करने के लिए या ऊष्मा ह्रास को कम कर धारा के मान को बढ़ाने के लिए या धारा के मान को कम करने के लिए, कुल मिला के धारा के मान को नियंत्रित करना है या धारा के मान को कम ही करना है। ठीक है, धारा के मान को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चोक कुंडली वास्तविकता में एक
अनेक फेरों वाली तांबे के विद्युत रुद्ध तारों से बनी अनेक फेरों वाली कुंडली होती है और इसे किसके ऊपर लपेटा जाता है? आंसर है नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर। ये लो, ये जो अंदर वाली है ना, ये क्रोड है किसकी? नर्म लोहे की। नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर अनेक फेरों वाले विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेट देने पर प्राप्त कुंडली को क्या कहा जाता है? चोक कुंडली कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार की कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होता है, अतः इसका प्रेरणिक प्रतिघात भी अधिक होता है। इस कुंडली में प्रतिरोध का मान न्यूनतम एवं प्रेरणिक प्रतिघात का मान अत्यधिक होने के कारण परिपथ की प्रतिबाधा भी बढ़ जाती है एवं धारा का मान कम हो जाता है। चूंकि प्रेरणिक प्रतिघात अधिक है, अतः परिपथ में प्रभावी कालांतर π/2 के निकट होता है, जिसके कारण शक्ति ह्रास न्यूनतम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं लिखता हूँ इस चीज़ को, ऊपर से निकल गया होगा। चलिए, तो क्या है वास्तविकता में? आपने क्या किया? नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को क्या करना है? लपेट देना है। चलिए, अब हम क्या लिखते हैं वो समझिए। यह है नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को लपेटकर बनाई जाती है। फिर इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अत्यधिक एवं प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक है, जिसके कारण Z के मान में प्रभावी वृद्धि तथा फाई मतलब कालांतर के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। वह यह π/2 के निकट प्राप्त होता है। Z के मान में वृद्धि होने से परिपथ में प्रभावी धारा के मान में कमी आती है तथा फाई के मान में वृद्धि होने से ऊर्जा ह्रास में कमी आती है। इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे वो लिख लो। इसके बाद में आप लिखेंगे, इस प्रकार चोक कुंडली की सहायता से अत्यल्प ऊर्जा ह्रास के साथ में परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में
आसानी से कमी लाई जाती है, या परिपथ की प्रतिबाधा को बढ़ाकर उसके धारा के मान में क्या लाई जाती है, प्रभावी कमी लाई जाती है। यही किसका, चोक कुंडली का सिद्धांत है, उपयोग है, कार्यविधि है, जैसा भी आप इसे अरेंज करना चाहें, इस तरीके से ये काम करता है। चलिए, तो मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है। एक चीज़ तो मैंने बता दी बच्चों, कहाँ बच्चों, ट्यूबलाइट में, ठीक है। ऐसे ही पारद लैंप भी है जहाँ चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे पंखों के अंदर भी कई बार चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर भी चोक कुंडली का उपयोग आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर चोक कुंडली का उपयोग किया जा सकता है। चलिए, तो इतना उतार लीजिएगा, है सिंपल। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा है, मेटल डिटेक्टर, धातु संसूचक। आपने देखा होगा, अगर आप रेलवे स्टेशन, जयपुर के रेलवे स्टेशन में गए हैं तो आपको पता चल गया होगा, वहाँ पर पुलिस के जो कर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी जो होते हैं, वो हाथ में एक ब्लैक कलर सा कुछ ले करके रखते हैं और फिर आपको स्कैन करते हैं। या फिर किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो भी जो गार्ड लगा हुआ होता है वो आपको स्कैन करता है। और फिर आपके जेब में अगर कोई चाकू वाकू हो, ऐसा रखना मत, लेकिन अगर कोई चाकू वाकू हो तो उसको स्कैन करके अलग से दर्शा देता है कि भैया मेटल की चीज़ लेकर के जा रहा है, मत लेकर के जा, गलत बात, ठीक है। तो वो मेटल डिटेक्टर कौन से सिद्धांत पे काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको आता है, आपको पता चल गया है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे और चैप्टर का एंडिंग पॉइंट ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। चैप्टर कंप्लीट। ट्रांसफार्मर की थ्योरी आपको मिल जाएगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा कैसे वो काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ा सा खींचूंगा मैं पार्ट, लेकिन आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। थ्योरी आप नोट से उतार ही लेंगे, आप सभी को पता है नोट्स कैसे लेने हैं। नोट्स के लिए एक बात प्लीज़ ध्यान में रखें, अपना नाम, स्कूल का नाम और आपके होम लोकेशन कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कम से कम ये तो लिखें। इसमें क्यों हिचकिचाते हो, मैं आपसे और कुछ तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, ना ही आपके डेटा का कभी गलत उपयोग करूँगा, चांस ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। बस ये सिर्फ इतना है कि मेरा चैनल कहाँ तक पहुँच रहा है, किन किन बच्चों तक पहुँच रहा है, इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इस चैनल को बच्चों सपोर्ट करते रहें, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी, और अगर मुझे खुशी होगी तो मैं और ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपको नंबर पता है 9602301447, इस पर आप गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम, जैसा भी आपकी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, ताकि मैं कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट ले सकूं जिससे ये जो पढ़ाई मैं करवा पा रहा हूँ वो थोड़ी और इफ़ेक्टिव हो पाए, ठीक है। और कोई मेरा मतलब नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पे तो वैसे भी पढ़ा रहा हूँ, वो तो मैं पढ़ाता रहूँगा भी, ठीक है। और खैर, हैव अ गुड डे, टेक केयर।